सरकार के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इन सभी को समय समय पर प्रस्तुत किया जाता था। भारत परिषद अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी जो मुख्य बात है वो विशेषताओं में नहीं है, अपने से केवल शेयर करने के लिए कि सबसे बड़ी जो बात है वह भारत परिषद अधिनियम 1935 की यह है कि जो अपना मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या हम कह सकते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनाया गया है, जो आधुनिक संविधान बनाया गया है, उस मॉडर्न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट 270 आर्टिकल्स borrowed from the Indian Council Act 1935 with partially changed भारत परिषद अधिनियम 1935 के धाराओं में से 321 धाराओं आर्टिकल्स में से लगभग 270 अनुच्छेद अथवा धाराएं स्वतंत्र भारत के आधुनिक संविधान में अपनाई गई है। इसलिए अनेक बार आलोचकों के द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता है कि भारत का आधुनिक संविधान ब्रिटिश का संविधान है अथवा वह ब्रिटिश अधिनियम 1935 की नकल है, कॉपी ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। संविधान निर्माताओं ने कोई विशिष्ट संविधान नहीं बनाया, कहने को भले ही वह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, और जिस संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। परंतु इतना समय लगने के बाद भी एक एज ए क्रिटिकल पॉइंट व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उनका ये मानना है कि उधार का थैला है, या हमारे पास ऐसी कोई क्रिएटिवनेस नहीं थी, हमारे पास ऐसे क्रिएटिव आइडिया नहीं थे, हमने दुनिया के बेस्ट अल्टरनेटिव्स को अपनाया, श्रेष्ठ विकल्पों को अपने संविधान में समाहित किया, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से लिया गया उपबंध हो, भले ही वे अमेरिका के संविधान से लिए गए न्यायिक उपबंध हो, उपराष्ट्रपति के उपबंध हो, अथवा वह कनाडा की रिपब्लिक सिस्टम को हमने अडोप्ट किया हो, अथवा वह फ्रांस से जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको हमने अडोप्ट किया हो, या कनाडा की संघात्मक व्यवस्था को अडोप्ट किया हो, अथवा जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने अपनाया हो, अथवा यूनाइटेड किंगडम संयुक्त ब्रिटेन जिसके हम गुलाम थे उसके द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडोप्ट किया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आज मॉडर्न इंडिया में दिखाई देता है वो सब ब्रिटिश लीगेसी के रूप में हम देखते हैं। संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने इस पक्ष में, अपने पक्ष में ये लॉजिक तर्क उन्होंने दिया कि हम वर्षों से इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। प्रैक्टिस है हमारी, जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शासन चलाया जाता था वह भले ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, अर्थात 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, पिछले इन 100 सालों में, पिछले इन 200 सालों में कंपनी शासन और ब्रिटिश क्राउन के 100 साल हम मान सकते हैं, 100 साल और 90 साल, लगभग 2 शताब्दियों की इस लिखित अनुशासन में हम ढल गए हैं, हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, और इसलिए हम ब्रिटिश सरकार के अधिकांश उपबंधों को, या ब्रिटिश ताज के या ब्रिटिश साम्राज्य के रूल्स को, रेगुलेशन को, लॉज को अपना लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये उनका तर्क था। तो 1935 का भारत परिषद अधिनियम आज भी हमारे संविधान में ऐसा का ऐसा ही है जैसे ब्रिटिश भारत में था, बस कुछ उसमें आंशिक परिवर्तन कर दिए गए। जब हम भारत संविधान के बारे में पार्शियली चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने विदेशों से उपबंध अपनाए हैं, उधार लिए हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आप अफसोस करोगे कि यदि मैं कहूँ कि दंड संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, 1861 की जो इंडियन पेनल कोड है
वह 1861 का पेनल कोड ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाया गया है और उसी को हमने अपना रखा है। इसका मतलब है कि आज भी हम स्वतंत्र भले ही हैं, परंतु 70 सालों के बाद भी हमारी मशीनरी के पास ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि वह क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दे सके, सज़ा दे सके। क्यों नहीं है? अर्थात आज भी हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया या इंडियन यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट जो है, वो क्रिमिनल कोड ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा बनाई गई क्रिमिनल कोड है और इसलिए पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भी आईपीसी की धाराओं के बारे में नवनियुक्त जो जाबांज होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, क्लास ली जाती है, समझाया जाता है। और इसलिए यदि आप कभी किसी थाने में जाकर आईपीसी के बारे में बात करोगे तो आप देखोगे कि वह ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा डिज़ाइन की गई इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता। भले ही हमें आश्चर्य हो अथवा हमें बुरा लगे, परंतु ये वास्तविकता है कि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जिन ट्रेडिशंस को, जिन कस्टम्स को, जिन अभिसमयों को स्थापित किया गया, उनसे बाहर निकलना अभी भी हमारी काबिलियत से, हमारी योग्यता से, हमारी मेरिट से या हिंदुस्तान की बासिंदों की क्षमताओं से बाहर है। शायद इसीलिए हम अपना एक स्वतंत्र ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, नौकरशाही सर्जित नहीं कर पाए, प्रोसेज स्थापित नहीं कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए और क्रिमिनल कोड नहीं बना पाए, आपराधिक संहिता नहीं बना पाए हैं। हालांकि हमने आंशिक काम भी किया है, परंतु उसका अधिकांश जो ढांचा है वो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश क्राउन या अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, जिसको हमने हूबहू नकल कर ली है। और इससे भी ज़्यादा अफसोस और आश्चर्य और बेशर्मंदी की बात है कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वह ब्रिटिश एम्पायर के जूरी व्यवस्था के समान ही है। अगर कानून की किताबें, अगर कानून की कार्रवाई, न्यायपालिका की कार्रवाई, इसमें न्यायपालिका को आघात करने वाली बात नहीं है, परंतु मैं कहूँ कि वो अंग्रेज़ों की न्यायपालिका है। आज भी हमारी न्यायपालिका अंग्रेज़ों की न्यायपालिका है, हमारे शासकों की न्यायपालिका है। हम गुलाम हैं इस न्यायपालिका के जो अंग्रेज़ों ने यहाँ स्थापित की, और उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव और जो प्रोसीजर है वो आज भी हम देखते हैं। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब है कि वर्तमान संविधान ब्रिटिश भारत या कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन की नकल है, तो इसमें कोई अफसोस या अतिशयोक्ति नहीं है। भारत परिस हाँ, सीआरपीसी भी ब्रिटिश एम्पायर की है। कहने का मतलब है जितने भी मूल आधार हैं या हम देख सकते हैं, भले ही हमने विकास कर लिया हो, परंतु इन 70 सालों का अगर हम अवलोकन करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि वास्तव में हमारे पास अभी भी काबिलियत की कमी है। या हम ये कह सकते हैं, कमी का मतलब है कि हमने हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के लोगों की प्रतिभाओं को सर्जित नहीं किया है, अथवा हम कह सकते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं किया है, या स्वतंत्र भारत के लोगों की मानव शक्ति का उचित नियोजन नहीं किया है, ये कहा जा सकता है। हम अयोग्य नहीं हैं, परंतु ब्रिटिश एम्पायर की इस लेगेसी को बचाए रखने में उन लोगों को फ़ायदा है जो इस सिस्टम के पार्ट हैं, जैसे कि हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटी, हमारा राज्य। जैसा कि भगत सिंह कहते थे, कई बार मैंने जिक्र किया कि मूल प्रश्न, बेसिक क्वेश्चन ये नहीं है कि चेयर पर बैठने वाले लोग चेंज हो जाएं। प्रश्न यह भी नहीं है कि ईसाई के स्थान पर मुसलमान बैठे या मुसलमान के स्थान पर हिंदू बैठे या हिंदू के स्थान पर जैन बैठे। प्रश्न ये है कि कुर्सी पर उन लोगों को बैठने का अवसर मिलना चाहिए जिनको शताब्दियों से अवसर नहीं मिला। शताब्दियों का मतलब यहाँ आरक्षित लोगों से नहीं है, उन लोगों से है जो मेजॉरिटी में हैं, उन लोगों से है जो मजदूर हैं, उन लोगों से हैं जो गरीब हैं। इसका मतलब गरीब किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। जो गरीब हैं, जो सर्वहारा वर्ग के हैं और जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों को सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिलना चाहिए। मैं ये कहूँ कि नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का जो कथन है थोड़ा सा चेंज होकर
कि मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ मोदी जी के कथन में, और नेहरू के मैं भारत का सेवक हूँ या पहला सेवक हूँ। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर बासिंदे में ये काबिलियत हो कि वह भारत का प्रधानमंत्री बन सके। क्या हिंदुस्तान का कोई सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में आसानी से खड़ा हो सकता है? क्या आसानी से जीत सकता है? क्या हर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? यदि ऐसा संभव है तो निसंदेह हमारा देश ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम नहीं है। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आज भी हम उसी ब्रिटिश लीगेसी को फॉलो कर रहे हैं। बस शासकों के चेहरे बदल जाते हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी गठबंधन, कभी यूपीए, परंतु वास्तविक समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हो पाया है। वास्तविक समस्याओं का मतलब हमारा यही है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो हर इंसान को मिले। अगर हर इंसान आसानी से रोटी खा सकता है, रोटी तक पहुंच सकता है, रोटी कमा सकता है, मकान बना सकता है, मकान में रह सकता है, कपड़े पहन सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा तो आपको पता ही है, शिक्षा और स्वास्थ्य भारत में सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है। इन सब पांचों आवश्यकताओं को 5 बेसिक नीड्स हैं। इन 5 बेसिक नीड्स को यदि कोई बिना बार्गेनिंग के, बिना दबाव के, उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, तो निसंदेह दुनिया का श्रेष्ठ देश होगा हमारा भारत। परंतु आज भी हम देख सकते हैं कि 70 सालों के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है घर में शौचालय होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन, इसका मतलब आज भी हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को, सरकार के अध्यक्ष को ये आधारभूत मांग उठानी पड़ रही है कि घर में शौचालय होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, आवास होना चाहिए। बेसिक नीड्स अभी भी हमारी प्राइमरी डिमांड्स है शासन की तरफ से। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्यों पूरी नहीं हुई? या स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति तो ये नहीं कहता कि घर में शौचालय होना चाहिए, क्योंकि सबके घरों में ऑलरेडी टॉयलेट है, सबके पास ऑलरेडी मकान है। इसका मतलब है कि प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो पाना इस बात का संकेत है कि अभी भी हम ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी हैं। बस ये जो शासक हैं वो अंग्रेज नहीं हैं, वो हिंदुस्तान या भारत के ही लोग हमारे शोषणकर्ता शासक हैं। ये सबसे बड़ी बात है। भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं पर हम परिचर्चा कर रहे हैं, और इन 3 परिचर्चाएं में हमने कल अभिव्यक्त किया था कि भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में कि भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 321 अनुच्छेद या धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी और 16 भाग शामिल थे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों को मिलाया जाएगा। 11 ब्रिटिश प्रांतों में नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 बम्बई, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 मद्रास, नंबर 6 मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और असम। 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र जिनमें ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अदन, तथा लगभग 600 देशी रियासतों को मिलकर एक काल्पनिक संघ बनेगा। यह आपको ध्यान रखना, काल्पनिक बात कही गई है, वह हकीकत में आया नहीं, इसलिए इमेजिनेशन है। प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए संघ में मिलना अनिवार्य था। इट मीन्स ऑल प्रोविंस, फॉर ऑल प्रोविंस एंड चीफ कमिश्नर, ये कंपलसरी है कि वो संघ में विलय होंगे। परंतु देशी रियासतों के लिए संघ में मिलना राजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1935 की अन्य विशेषताएं। गवर्नरों के प्रांत, चीफ कमिश्नरों के प्रांत, राजाओं की देशी रियासतें 3 इकाइयां हो गई, इनसे मिलकर ये संघ बनेगा। यह संघ केवल काल्पनिक संघ था। ये मेरा कहना है कि ये केवल काल्पनिक संघ था जो कदापि अस्तित्व में नहीं आया। कपिल, आवाज क्लियर है? अच्छा,
अच्छा, बाकी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देना मेरे को बीच में, है ना। ठीक है। भारत संघ अथवा फेडरेशन ऑफ इंडिया क्रियान्वित नहीं हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत राजाओं को एक प्रवेश पत्र पर, यहाँ पत्र है ना, प्रवेश पत्र पर, लेख पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन उसको कहा जाता था, विलय पत्र जिस पर हस्ताक्षर करने थे। यह वास्तव में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था, अर्थात इकाइयों को यहाँ तवज्जो दी गई, गवर्नरों के प्रांत बनाए गए एक अलग इकाई के रूप में, चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र बनाए गए तथा राजाओं की देशी रियासतें बनाई गई, लेकिन हकीकत में संघात्मक नहीं था, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरेशन में फर्क है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पहली बार कानून बनाने में अपने ढंग से कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का प्रयोग करने वाली प्रथम इकाइयों के रूप में उनको मान्यता दी गई कि वो अपने क्षेत्र में कानून बना सकती हैं और कानून लागू कर सकती हैं, अर्थात प्रांतीय सूची की बात है। प्रांत सामान्य परिस्थितियों में इन क्षेत्रों में केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हो गए, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रांत सामान्य परिस्थितियों में, अगर परिस्थितियां आपातकालीन हो तो इसका मतलब वो केंद्र के नियंत्रण से मुक्त नहीं होंगे, केवल सामान्य जनरल सिचुएशंस में वो ऑटोनॉमी रखेंगे। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, देन ऑल प्रोविंस कंट्रोल बाय द सेंटर गवर्नमेंट एंड सेंटर। देन केंद्र में प्रस्तावित योजना को ध्यान में रखते हुए 11 प्रांतों को कतिपय बाध्यताओं को छोड़कर केंद्रीय सरकार तथा भारत सचिव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। अन्य शब्दों में प्रांतों को एक पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया, एक ऑटोनॉमी है, इसका मतलब प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। इसे प्रांतीय स्वायत्ता की योजना कहा जाता है। प्रांतीय स्वायत्ता की योजना में प्रत्येक प्रांत में से एक कार्यपालिका, एक विधानमंडल का उपबंध रखा गया तथा प्रांतों के विधानमंडलों को भी अनेक शक्तियां प्रदान कर दी गई। अर्थात प्रांतों को स्वायत्तता देने का मतलब है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने और कानून को लागू करने की शक्तियां प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया, अर्थात उत्तरदायी शासन। उसे अर्थात मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का प्रावधान किया गया। प्रश्न और पूरक प्रश्नों के माध्यम से नियंत्रण रखा गया। यद्यपि विधानमंडल 80% अनुदान मांगों को अस्वीकार नहीं कर सकता था, विधानमंडल समवर्ती सूची में भी सम्मिलित विषय पर कानून बना सकता था। सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि 80% जो मैटर थी, अर्थात जितने भी कानून थे, उन कानूनों में जो 80% डिमांड्स होती थी, ग्रांट डिमांड्स होती थी, उनमें विधानमंडल को कोई हक नहीं था। इसका मतलब केवल 20% पावर्स दी गई, शक्तियाँ दी गई, लेकिन बहुत सीमित शक्तियाँ दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव फरवरी 1937 में संपन्न हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन चुनावों में कांग्रेस की एक बार जबरदस्त विजय हुई। कांग्रेस को 836 जनरल सीटों में से 715 स्थान मिले, ये प्रांतों की बात है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में बुरी तरह से पराजित हो गई, अर्थात मुस्लिम लीग पार्टी की बात है, पॉलिटिकल पार्टी की बात है। मुस्लिम लीग को 482 निर्धारित स्थानों में से केवल 51 स्थान ही प्राप्त हो सके। कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तथा मुंबई छठे प्रांत में लगभग 50% से ज़्यादा सीटों पर विजय की। अर्थात कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 6 प्रांतों में वो सरकार बना पाई। इसके अलावा असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। ये चुनाव का नतीजा है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में अनेक छोटे छोटे समूहों के द्वारा सरकार का गठन किया गया था। बंगाल में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था की स्थापना के रूप में यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया, अर्थात शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। आज भी 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची उस समय 59 सब्जेक्ट रखे गए, प्रांतीय सूची उस समय 54 विषय रखे गए, समवर्ती सूची इसके अंतर्गत 36 विषय को शामिल किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा शक्ति विभाजन की व्यवस्था को स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि आंशिक रूप से फेडरल गवर्नमेंट की स्थापित की गई। बेसिकली ये डिवीजन ऑफ पावर्स का सिस्टम था, शक्तियों के विभाजन का सिस्टम था कि कुछ निश्चित विषय केंद्र सरकार को दे दिए गए संघ सूची में, कुछ निश्चित विषय प्रांतों को दे दिए गए प्रांतीय सूची में, कुछ विषय केंद्र और प्रांत दोनों को दिए गए 36 विषय, जिन पर दोनों केंद्र भी कानून बना सकता था, प्रांत भी कानून बना सकते थे। बस विवाद होने पर केंद्र ही कानून बनाता था, प्रांत उसमें कमज़ोर हो जाता था, जैसा आगे लिखा गया है। समवर्ती विषय सूची पर केंद्र या प्रांत कोई भी कानून बना सकता था, लेकिन यदि दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस दशा में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अर्थात डिस्प्यूट अगर क्रिएट हो जाता है तो सेंटर मोर इफेक्टिव रेदर देन प्रोविंस, केंद्र ज़्यादा प्रभावशाली होगा प्रांतों की अपेक्षा। इसके अलावा ऐसे विषय जो कि तीनों ही सूचियों में नहीं होंगे उन सबको अवशिष्ट सूची में शामिल कर दिया गया। यह आप ध्यान रखोगे, अवशिष्ट सूची कोई सूची नहीं है, वो विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है उनको एक्स्ट्रा लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अवशिष्ट सूची पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण रखा गया। आधुनिक संविधान में अवशिष्ट सूची पर संसद या केंद्र सरकार का नियंत्रण रखा गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया, जैसे आर्मी, सेना, सेंसस, जनगणना, मुद्रा, रेलवे, बड़े उद्योग, जहाजरानी, विधि इत्यादि। जबकि प्रांतीय सूची में पुलिस, लोक सेवा, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, कृषि, स्थानीय शासन इत्यादि को रखा गया। जबकि समवर्ती सूची में दंड संहिता, विधि, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक इत्यादि को रखा गया। इसके अलावा प्रांतों में जो द्वैत शासन 1919 के अधिनियम से स्थापित किया गया था, 1935 में उसका अंत कर दिया गया तथा केंद्र के शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। केंद्रीय विषयों को दोहरे स्वरूप में विभाजित किया गया, अर्थात रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। इस अधिनियम के माध्यम से 1858 में सर्जित भारत परिषद, ये आप ध्यान रखोगे, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, परंतु भारत सचिव का पद अभी भी विद्यमान रहा। ये सबसे गौर करने वाली बात है कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया परंतु भारत सचिव का पद, इसीलिए आपने देखा कि 1947 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है, अपितु वह भारत स्वतंत्रता अधिनियम या स्वाधीनता अधिनियम के नाम से उसे जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को विधि निर्माण के क्षेत्र में स्वीकार किया। आप ध्यान रखोगे, भारत परिषद सर्जित की गई 1858 में, भारत सचिव सर्जित किया गया 1858 में, परंतु भारत परिषद 1935 में खत्म कर दी गई, परंतु भारत सचिव 1947 तक रहा या 47 में इसका अंत किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सीमित और भेदभाव की सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे दलित जातियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, वर्तमान म्यांमार देश को भारत से एक अलग पृथक राज्य अर्थात देश बना दिया गया। अदन को भारत से अलग ब्रिटेन का उपनिवेशिक कार्यालय घोषित कर दिया गया। बरार का मध्य प्रांत में विलय कर दिया गया और इसे मध्य प्रांत और बरार का नया नाम दे दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बना दिए गए, अर्थात कुल 11 प्रांत हो गए। अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को स्थापित मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को एक केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक के रूप में अधिकृत किया गया, स्थापित किया गया। ये भी आप ध्यान रखोगे, ब्रिटिश एम्पायर की लीगेसी है आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल की सदस्य संख्याओं में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधानमंडल में जो राज्य परिषद सदन है उसकी सदस्य संख्या 260 तथा जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या 375 निर्धारित कर दी गई, 375। केंद्रीय विधानसभा के 375 सदस्यों में से
250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होते थे तथा 125 सदस्य भारतीय रियासतों या प्रिंसली स्टेट्स इन्हें कहा जाता था, रियासतों की तरफ से मनोनीत होकर शामिल होते थे। विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इस अवधि के पहले भी गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से विधानसभा का विघटन कर सकता था, जैसे आजकल प्रेसिडेंट केंद्र में करता है। राज्य परिषद के कुल 260 सदस्य संख्या में से 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होते थे, जिनमें से 6 गवर्नर द्वारा नामांकित सदस्य होते थे। शेष 150 प्रांतों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आते थे। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि राज्य परिषद जो है उसकी संरचना आज की लोकसभा की तरह थी। 104 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के होते थे, जो कि रियासतों के राजाओं के द्वारा नामांकित किए जाते थे। राजाओं के प्रतिनिधि केवल अपने अपने शासकों के हितों का ध्यान रखते थे और उन्हें कोई मतलब नहीं था। राज्य परिषद एक स्थायी सदन या संस्था के रूप में बनाया गया, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष था। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता था। पहली बार के निर्वाचन में 1/3 सदस्यों को 3 वर्षों के लिए, 1/3 सदस्यों को 6 वर्षों के लिए, 1/3 सदस्यों को 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किया गया। ऐसी ही व्यवस्था प्रांतों में भी स्थापित की। विधानमंडल में गवर्नर जनरल की शक्तियां व्यापक, असीमित और निरंकुश होती थी। वह स्वविवेक के अनुसार दोनों सदनों को बुलाने, सत्र अवसान करने, विघटन करने, सदन का विघटन करने, सदन को संबोधित करने, लंबित विधेयक पर विचार करने, संदेश भेजने की अनुमति देने, नहीं देने, वीटो करने, अध्यादेश जारी करने, धन विधेयक, वित्त विधेयक के संदर्भ में विशेष शक्ति रखता था। इसका मतलब है कि आज जैसी शक्तियां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, ठीक ऐसी शक्तियां उस समय गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के पास हुआ करती थी। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में 1935 के अधिनियम के द्वारा इन प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया, जो पहले ही बता दिया गया। मंत्रिपरिषद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल नहीं थी। शासन के विषयों का दोहरा विभाजन, जो रक्षित और हस्तांतरित विषयों के रूप में आपको बता दिया गया, कौन से विषय थे उनके बारे में व्यक्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करके विधि बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया। इस दृष्टि से भी विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, ये पहले बता दिया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है। इसके अलावा 1935 के एक्ट के द्वारा कुछ प्रांतों में, यानी 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। प्रांतीय विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद के नाम से जाना जाता था और निम्न सदन को विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इस समय बंगाल, बिहार, बॉम्बे या मुंबई, मद्रास, असम 5 और सिंध 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल थे तथा 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल थे। कुछ प्रांतों में केंद्र की तरह समानांतर व्यवस्था भी स्थापित की गई। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। विधान परिषद को केंद्र की तरह एक स्थायी सदन के रूप में स्थापित किया गया। ठीक उसके सदस्य भी 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त। इसका मतलब केंद्र की तरह ही राज्यों में भी, प्रांतों में भी ऐसी व्यवस्था स्थापित की। आप ऐसा इतना मान सकते हैं, एज इट इज जैसा सेंटर में थे वैसा केंद्र में भी व्यवस्था स्थापित की गई। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में इस अधिनियम के माध्यम से एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, संघीय न्यायालय इसका हिंदी अनुवाद है। इस अधिनियम में संघ और इसके प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए संघीय या फेडरल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो दिल्ली में स्थित था। इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 3 अवर न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रहते थे। न्यायालय की अधिकारिता को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। आज भी ऐसा ही है, प्रारंभिक अधिकारिता, अपीली अधिकारिता और परामर्शदात्री अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता में फेडरल न्यायालय संविधान के उपबंधों के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता था। अपीली अधिकारों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के भारत स्थित सभी उच्च न्यायालय के विषयों से अपील की सुनवाई करता था।
यदि संबंधित न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि मामले में भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्वाचन से संबंधित किसी विधि का प्रश्न अंतर्निहित है, आज भी ऐसा ही है। न्यायालय को गवर्नर जनरल को विधि और किसी भी विषय पर सलाह देने का अधिकार था, परंतु ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। यह आपको ध्यान रखना है। फेडरल कोर्ट वाज नॉट ए सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश एम्पायर। संघीय न्यायालय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इस फेडरल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट 1937 दिल्ली में स्थापित हुआ। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, जिसे आजकल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, उस समय हिंदी अनुवाद संघ लोक सेवा आयोग था, आज इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, और उस समय इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे। कोई अंतर नहीं है, मतलब केवल नाम बदले गए हैं, काम में तो वैसे ही अंतर नहीं है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान भी किया गया, आज भी ऐसा ही है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य भी अपने स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग या एक से दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति नहीं शामिल की गई है, महिलाओं और मजदूरों तक विस्तारित कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से लगभग 10% जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात सीमित लोगों को ही, लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग का राइट्स था। इस अधिनियम के अनेक आलोचनाओं को और कमियों को देखते हुए अनेक भारतीय विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि 1935 का अधिनियम अधिकारों का नहीं, दासता का चार्टर है। ये दासता का बंधन पत्र है, अर्थात बॉन्ड ऑफ स्लेवरी। द एक्ट एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 इज ए बॉन्ड ऑफ स्लेवरी। भारत परिषद अधिनियम 1935 दासता का, गुलामी का बॉन्ड है। नेहरू के शब्दों में 1935 का अधिनियम अनेक ब्रेक वाली मोटर गाड़ी की तरह है जिसमें इंजन नहीं है, अर्थात सेल्फ स्टार्ट चलेगी नहीं। ब्रेकों क्या करे, खड़ी गाड़ी में जिसमें इंजन नहीं है उसमें आप ब्रेक लगाते रहो, ब्रेक खूब है, लेकिन ब्रेक लगाने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में प्रांतीय स्वराज सच्चे अर्थों में गवर्नरों का स्वराज था। मदन मोहन मालवीय के शब्दों में नया संविधान दिन शासन का, नया जो संवैधानिक अधिनियम था वो शासन का निकृष्ट स्वरूप था। मोहम्मद अली जिन्ना कट्टरपंथी मुसलमान के शब्दों में 1935 का अधिनियम प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी, हानिकारक और रूढ़िवादी अधिनियम था। मुस्लिम लीग को कोई विशेष तवज्जो नहीं मिली, कोई विजय हासिल नहीं हुई, और मुसलमानों की जो मांग थी या मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेसिक डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, मुस्लिम लीग ने भी और सभी राजनीतिक दलों ने इस अधिनियम का प्रतिरोध किया, परंतु फिर भी इस अधिनियम का प्रतिरोध करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि 1935 की मुख्य विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को कोई शंका है, डाउट है, क्वेरी है, पूछ सकता है कोई क्वेश्चन। नहीं, उस समय विरोध नहीं किया। 1935 के अधिनियम में विरोध इसलिए किया कि जो चाहते थे उस समय ब्रिटिश एम्पायर के हमारे राष्ट्रीय नेता या इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। बेसिकली 1935 का जो अधिनियम था वह 1919 के अधिनियम का बड़ा स्वरूप था। हमारे प्रतिनिधि ये चाहते थे कि एक होम रूल की तरह, या हम कहें कि स्वदेशी, या ऐसा कहें कि शासन करने का अधिकार हिंदुस्तान के बासिंदों को मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। हमारे उस समय के प्रतिनिधि चाहते थे कि उत्तरदायी शासन हो, परंतु उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया गया। अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा कर दे
तो आज़ादी और जल्दी हमें मिल जाती। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सारी की सारी पावर्स, मैंने कहा एक हाथ से पावर दी गई, दूसरे हाथ से ले ली गई। कहने को कहा गया संघ सूची, प्रांतीय सूची, अवशिष्ट सूची, केंद्र की सब तरह की आपको अधिकार दिए गए। आप प्रांतीय विषय होंगे, संघ के विषय होंगे, आरक्षित विषय होंगे, स्थानांतरित विषय होंगे, विधानमंडल होगा, विधानसभा होगी, राज्य परिषद होगी, विधान केंद्र में भी ऐसे द्विसदन होंगे। परंतु सब पर जो कंट्रोल किया गया वह नियंत्रण इस बात का था कि गवर्नर जनरल जो चाहता था वो सब कुछ हो सकता था। इसका मतलब एक डिक्टेटरशिप की स्टाइल में 1935 को स्थापित। इसलिए नेहरू ये कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसी अधिनियम के तहत चुनाव होने हैं। इसलिए 1935 के एक्ट के तहत 1937 में निर्वाचन हुए, निर्वाचनों में हमने भाग लिया, उसके बाद महायुद्ध आ गया। तो कहने का मतलब सरकार हमने बनाई, परंतु उनकी टर्म और कंडीशन पर। जिस तरह से उन्होंने हमें जो भी पावर दिया उस पावर का हम यूटिलाइज करना चाहते थे, परंतु जब हमने पावर का यूटिलाइज करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि पावर तो है ना पूरी की पूरी गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के पास है, और प्रांतों में जब मंत्रिपरिषद ने पावर को यूटिलाइज करना चाहा तो पता चला कि वो तो गवर्नर के माध्यम से के पास पूरी पावर है। इसका मतलब डिक्टेटर स्टाइल में इसको किया गया। परंतु निर्वाचन में हमने भाग लिया क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे थे कि 1935 के अधिनियम को लागू किया जाए और उसके तहत उत्तरदायी शासन को स्थापित किया जाए। परंतु जब थ्योरी से हम प्रैक्टिस में आए तो हमें पता चला कि थ्योरी अलग प्रावधान स्थापित करती है और प्रैक्टिस में अलग ही उपबंध हमें देखने को मिले। जैसे हमने पावर का यूज करने की कोशिश की, गवर्नर ने उसको रिजर्व कर दिया। जैसे हमने शक्तियाँ का अनुप्रयोग करना शुरू किया, गवर्नर ने कहा कि सिचुएशन इज नॉट कॉमन, इमरजेंसी सिचुएशन होगी, इसका मतलब पावर हमें यूज नहीं करनी दी। लेकिन हमने इस बार आंदोलन नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया, उस अधिनियम के तहत निर्वाचन में भाग लिया। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा हर्ष गुर्जर समझ में आ रहा है? हर्ष समझ में आया? ठीक है। अशोक जहांगीर ठीक है। ये दिलदार तंवर बहुत बाद में आया, आज तो काफी लेट होगी क्लास, आप बच गए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।